ऐसा बहुत कॉमनली देखने में आता है कि जब लोग साइकोथेरेपी लेना शुरू करते हैं या किसी भी तरह के सॉल्यूशंस जो कि बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं, जब वो अप्लाई करना शुरू करते हैं या जब काफ़ी अप्लाई कर भी लेते हैं अपने मेंटल डिसऑर्डर को या मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं उनसे डील करने में, तो अक्सर वो थोड़ा इनिशिएटिव लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। कई बार लगता है कि जैसे कुछ सॉल्यूशंस अगर हम पर वर्क नहीं कर रहे तो वो सॉल्यूशंस बेकार हैं, हम पर काम नहीं करते, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा नेचर ऐसा है, उस पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, कुछ इस तरीके के विचारों की वजह से, या अपनी प्रॉब्लम को बहुत सीरियस और बहुत डिस्टर्बिंग देखकर अपनी कंडीशन को कुछ ऐसा देखते हैं हम कि जिस वजह से हम उन टेक्निक्स को, थेरेप्यूटिक आइडियाज या जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लगाना छोड़ देते हैं, उनसे उम्मीद छोड़ देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी पर्सन को शुरुआत में कोई सॉल्यूशन या थेरेपी सजेस्ट की गई, उन्हें लगा कि अगर कोई डॉक्टर, थेरेपिस्ट अगर वो ठीक से उनका इलाज नहीं कर पाया या किसी वजह से उन पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुली काम नहीं करी, तो शायद वो थेरेपी ही गलत थी या शायद वो सॉल्यूशन उन पर काम नहीं करेगा। तो वो कुछ नया सॉल्यूशन, नए थेरेपी, नए आइडियाज ढूंढने में लग जाते हैं। खूब घूमते हैं, खूब इधर उधर जाते हैं, नए नए थेरेपिस्ट से मिलते हैं, नए नए डॉक्टरों से मिलते हैं, नए नए यूट्यूब वीडियोस और गूगल पे ना जाने क्या क्या इंफॉर्मेशन लेते हैं, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से बहुत सारी किताबें भी मंगवा लेते हैं। लगता है कि कुछ नए आइडियाज, कुछ नए बड़े फैसिनेटिंग से प्रिंसिपल्स, थॉट्स उन पर काम करेंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। कुछ हद तक तो समझ में आता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कई बार भाई हो सकता है कि कोई थेरेपी या आइडियाज काम ना करें। पर ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि हम कोई बेसिक से आइडियाज और बेसिक से टेक्निक्स लगाना छोड़ देते हैं, हम उसको पूरी तरह से नहीं समझते और इस वजह से हम कई महीनों तक, सालों तक परेशान होते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती, बीमारी हमारी दूर नहीं होती। ऐसे में जरूरी होता है कि जिस थेरेपी या टेक्निक को आपने शुरुआत में समझा था, या जो भी जैसे कॉमनली प्रिस्क्राइब किए जाने वाले, सजेस्ट किए जाने वाले ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, या फिर कोई डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या कोई और थेरेपी, जो कि आप पाएंगे कि ज्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यही थेरेपीज दे रहे हैं। इन थेरेपीज को, इन आइडियाज को, या वो जो भी टेक्निक्स बताई गई हैं उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें और अच्छे से समझें। अगर कोई टेक्निक आपको एक जगह से नहीं समझ में आई तो उस टेक्निक को छोड़ देने की बजाय उसे नए तरीके से समझने का प्रयास करें। कोई नए थेरेपिस्ट से समझें, किसी नई किताब से समझें, किसी यूट्यूब वीडियो से समझें, ताकि आप नए सिरे से जब उस टेक्निक या उस आइडिया को समझेंगे तो आपको अपने ऊपर उसको अप्लाई करना आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, बार बार एक ही चीज को अलग अलग तरीके से टटोल कर, खुद को टटोल कर, अपने बीमारी, अपने सिम्टम्स में उनको फिट करके किसी तरह से हमें समझना होता है कि ये जो आइडियाज, प्रिंसिपल्स हैं, ये हम पर कैसे काम करेंगे। इसलिए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक्निक्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली जो थेरेपीज हैं, उनमें अपना भरोसा छोड़ने की बजाय, उनमें अपना विश्वास छोड़ देने की बजाय बेटर होगा कि हम समझें कि कैसे उनको खुद पर अप्लाई किया जाए। जैसे कि ओसीडी में बहुत से पेशेंट ईआरपी को अप्लाई करना छोड़ देते हैं। शुरुआत में किसी थेरेपिस्ट ने उनको कराया और वो डर गए, उनको लगा जिस चीज का हमें फियर है हमें तो उसी से एक्सपोज किया जा रहा है, तो वो डर जाते हैं। या फोबियाज में या पैनिक में, किसी भी ऐसे कंडीशन में जहां पर कुछ टेक्निक लगाने को बोला जाता है, जहां उनको जिस चीज से डर लग रहा है उसी का एक्सपोजर करने को बोला जा रहा है, तो ऐसे में वो बहुत डर जाते हैं और उनको लगता है भाई ये ट्रीटमेंट तो हम पर काम नहीं करेगा, हम तो कुछ और ट्रीटमेंट लेंगे, या तो हमें शायद सालों तक दवाइयां खानी रह जाएं, हम तो वही खा लेंगे पर हम ये थेरेपी नहीं लेंगे। या सीबीटी का अगर डिप्रेशन या किसी और डिसऑर्डर पर जब एप्लीकेशन किया जाता है तो उसमें लगता है कि अच्छा ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये हमें बिहेवियरल एक्टिवेशन की बात बोल रहे हैं। अब एक रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का पेशेंट है जो ज्यादातर समय, जिसका पूरे साल भर में डिप्रेसिव एपिसोड में बीतता है, उसको कहा जाता है कि आप बिहेवियरल एक्टिवेशन को फॉलो करो, अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे बिहेवियर्स अपनाओ जिससे कि आपका मूड भी बूस्ट हो सके और आपके एक्टिविटी लेवल्स इंप्रूव हो और आपके थॉट्स भी कुछ फ्रेश तरीके से, कुछ नए तरीके से आ सकें। अब पेशेंट को लगता है ये तो सारे लोग मुझे बोलते हैं, ये तो मुझे भी पता है, अगर मुझसे होता होता तो मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता, मैं डिप्रेस्ड होता ही क्यों। बात बिल्कुल सही है, पर उसी प्रिंसिपल को अगर ढंग से समझेंगे, या जो टेक्निक है बिहेवियर एक्टिवेशन की, तो शायद पता चलेगा कि ये टेक्निक हमारे लिए कई करिश्मे कर सकती है, काफी मिरेकल्स कर सकती है अगर हम सही तरह से इसे अप्लाई करना जान जाए। पर बिहेवियर एक्टिवेशन या बेसिक से जो कॉग्निटिव थेरेपी के जो टेक्निक होते हैं, जैसे कि अपने ऑल्टरनेटिव थॉट्स को कैसे क्रिएट किया जाए, अपने साइकोलॉजिकल जो बायसेस हैं, कॉग्निटिव जो एरर्स हैं, अनहेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स हैं, उनको कैसे पहचान कर चेंज किया जाए, हमें लगता है कि ये तो बड़ी कॉमन सेंस सी बात है, लॉजिकल सी बात है, हमें भी पता है, पर नहीं।
हमें समझना होगा कि कैसे ये कॉग्निटिव बायसेस, हमारे इररेशनल थॉट्स और हमारे जो बिलीव्स हैं वो किस तरह से हमारे मूड, हमारे एक्शंस को चेंज किए हुए हैं, जिस वजह से बीमारी बनी हुई है, और कैसे इनके अंदर आने वाला चेंज, चाहे थॉट्स में चेंज लाया जाए या बिहेवियर में चेंज लाया जाए, किसी एक चीज में चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग चेंज दूसरे एस्पेक्ट में भी आएगा। थॉट में चेंज करेंगे तो बिहेवियर और मूड में भी चेंज आएगा, बिहेवियर में चेंज करेंगे तो थॉट और मूड में भी चेंज आएगा। कैसे ये आपस में जो पूरा ट्राइंगल है काम करता है और कैसे हमारे अंदर एक चेंज आ सकता है, कैसे हमारे अंदर ऑल्टरनेटिव थॉट्स लाई जा सकती हैं जो हमारे को बिहेवियर एक्सपेरिमेंट की मदद से हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज ला सकते हैं। तो इन सब बेसिक से टेक्निक्स जो आपको सजेस्ट की गई हैं उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, बजाय कि नए नए ट्रीटमेंट्स ढूंढने के चक्कर में आप हाथ में आया हुआ सॉल्यूशन भी गंवा दें। तो ऐसे में आपका जो डिस्ट्रेस है वो सालों तक बना रहेगा। हाथ में सॉल्यूशन होते हुए भी, आपकी रीच में थेरेपी टेक्निक ट्रीटमेंट होते हुए भी आप उससे वंचित रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे।